हाय एवरीवन। मैं कोकिन हिंदी एजुकेटर स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा डेमो थर्ड रहने वाला है, तो आज की क्लास में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी रासो साहित्य। इससे पहले एक आता है जैन साहित्य और ये अलग है। ये क्या है? रासो साहित्य। जैन साहित्य क्या है कि जैन साहित्य वो साहित्य है जिसमें चरित काव्य सबसे ज्यादा लिखे गए हैं। जैनों को ही क्या कहा गया है? रास। यानी जो जैन साहित्य लिखा गया है उसी को क्या कहते हैं? रास साहित्य कहते हैं। बट ये रासो साहित्य क्या है? अलग है। अब ये रासो साहित्य क्या है, किस किस के द्वारा कौन कौन से रासो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके लेखक कौन है, उनके द्वारा जो जो रासो साहित्य लिखा गया है उसमें कितने छंद हैं, कितने युद्ध उनके द्वारा लड़े गए हैं, इन सब के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो रासो साहित्य यानी कि रास रास अलग है, बता दिया मैंने, और रासो अलग है। अब जो रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित करते हैं, क्योंकि रासो साहित्य किस में आता है? आपका आदिकाल के अंतर्गत आता है। सबसे पहले आपका अपभ्रंश साहित्य आता है, उसके बाद जैन या रास साहित्य आता है, फिर आपके सिद्ध और नाथ आते हैं, इसके बाद कौन आता है? रासो साहित्य आता है। तो जो रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में जो आदिकाल आता है इसके कितने प्रकरणों में विभाजित करते हैं? इसको 4 प्रकरणों में विभाजित करते हैं। जो पहला प्रकरण है उसका नाम देते हैं सामान्य परिचय, दूसरे प्रकरण का नाम देते हैं अपभ्रंश काव्य, जो तीसरा प्रकरण आता है इसको नाम देते हैं देश काव्य भाषा या काव्य या वीर गाथा काल, और जो चौथा प्रकरण आता है इसमें ये फुटकल रचनाएं यानी विद्यापति और किसको रखते हैं? अमीर खुसरो को रखते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर कौन सा प्रकरण इंपॉर्टेंट है? प्रकरण नंबर 3, यानी जो प्रकरण 3 है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रकरण 3 के अंतर्गत ही रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? प्रकरण 3 में जो देश भाषा काव्य है इसी को क्या कहते हैं? वीर गाथा काल कहते हैं, और इसी के अंतर्गत क्या आता है? रासो साहित्य आता है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि किस में प्रकरण में रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में बात की है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रही हूँ ताकि बेसिक से एडवांस की आपकी तैयारी हो सके। अब मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रासो साहित्य का जिक्र कौन से प्रकरण में किया गया है, तो आदिकाल के तीसरे प्रकरण में इसका जिक्र किया गया है। अब हम बात करेंगे कि जो पहला प्रकरण आता है इसमें ये किसकी बात करते हैं? तो जो पहला प्रकरण आता है इसमें ये बात करेंगे प्राकृत आभास इंद्र यानी कि अपभ्रंश की बात करते हैं। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहते हैं। जब दूसरा प्रकरण ये लिखते हैं तो इसमें ये बात करेंगे सिद्ध और नाथों के बारे में, किस तरह से सिद्ध आते हैं, फिर सिद्धों से कौन निकलते हैं? नाथ। नाथों की फिर परंपरा कैसे चलती है? नसिद्ध और नाथों को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर हिंदी काव्य क्षेत्र से ही बाहर कर देते हैं। फिर तीसरे प्रकरण के अंतर्गत ये देश भाषा काव्य की रचनाएं और रासो साहित्य के बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं। अब हम बात करेंगे रासो साहित्य क्या है। देखो, रासो काव्य की मूल प्रकृति सामंतों और राजाओं के शौर्य और विकास का अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करना है। जो रासो काव्य कवियों के द्वारा, चारण कवि थे, भाट कवि थे, जिनके द्वारा रासो काव्य लिखा गया या जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इसमें ये कवि क्या करते थे कि अपने आश्रयदाता का अतिशयोक्ति वर्णन करते थे, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर उनकी वीरता का, उनके युद्ध का वर्णन करते थे। चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के लिए जो साहित्य लिखा उसे रासो साहित्य कहते हैं। इस समय पर प्राकृत पढ़े पंडित ही कविता नहीं करते थे, जनसाधारण की बोली में भी गीत दोहे आदि प्रचलित होते थे, जिन्हें पंडित लोग गंवारों समझते थे। राज्यसभा में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे, और वीर रस के पद छपैयों में राजा आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी युक्तियों के साथ किया करते थे। यानी जो रासो कवि हुए हैं, भाट कवि हुए हैं या चारण कवि हुए हैं, ये क्या करते थे? अपने राजाओं का वर्णन अतिशयोक्ति वर्णन शैली में करते थे, साथ में वीर रस का प्रयोग, और छपैयों में राजा के जिस आश्रय में ये रहे हैं उस राजा के शौर्य और प्रताप का वर्णन किया करते थे।
अब रासो काव्य की विशेषताएं क्या है? इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है, क्योंकि जब हम रासो साहित्य पढ़ते हैं तो इसमें जो ऐतिहासिक राजा तो हुए हैं, बट पूरी तरह से उनमें ऐतिहासिकता देखने को नहीं मिलती। जैसे हम पृथ्वीराज रासो को पढ़ते हैं तो इसमें चंद बरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है, इसका जो पूर्वार्ध भाग तो है कल्पित, लेकिन इसका उत्तरार्ध भाग क्या है? ऐतिहासिक। तो इस कारण इसमें क्या हो जाता है? ऐतिहासिकता का अभाव इसमें हो जाता है। किसमें? रासो साहित्य में। फिर युद्ध वर्णन में सजीवता, ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता दिया है कि जो कवि होते थे ये अपने राजा के साथ युद्ध में जाते थे, आंखों देखी घटना का वर्णन ये अपने काव्य में करते थे, यानी कि ये सिर्फ तलवार के ही धनी नहीं होते थे, बल्कि कलम के भी क्या होते थे? धनी होते थे। यानी राजा के साथ युद्ध तो लड़ते थे, युद्ध लड़ने के साथ साथ युद्ध में इन्होंने जो आंखों देखी घटना देखी उसका वर्णन भी अपने काव्य में करते थे। तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता का मतलब क्या है? कि हमारा देश उस टाइम पर छोटे छोटे खंडों में विभाजित था और एक छोटे से क्षेत्र पर किसी एक राजा का अधिकार था, दूसरे क्षेत्र पर किसी दूसरे राजा का अधिकार था। इसलिए यहाँ पर जो राष्ट्रीयता थी वो बिल्कुल सुकड़ी हुई थी। राष्ट्रीयता यहाँ पर आत्मनिर्भर यहाँ पर लोग नहीं थे, क्योंकि लोग समाज के जो लोग थे उस राजा के आश्रय में, कवि तो राजा के आश्रय में रहता था, लेकिन समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं राजा के जो नियम थे उनका पालन करना पड़ता था। फिर आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि कवियों ने जिस कवि के आश्रय में ये रहे हैं उनकी प्रशंसा इन्होंने की है। जैसे चंद बरदाई ने क्या लिखा है? कौन सा लिखा? पृथ्वीराज रासो। तो बढ़ा चढ़ाकर वहां पर पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन चंद बरदाई के द्वारा किया गया है। फिर इसके बाद आता है प्रामाणिकता में संदेह। अब जितने भी रासो साहित्य लिखे गए हैं, कोई प्रामाणिक है, कोई अर्ध प्रामाणिक है, कोई अप्रामाणिक है। जैसे हम रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो को ही उठाते हैं तो अलग अलग आलोचकों के द्वारा प्रामाणिक भी माना गया है, अर्ध प्रामाणिक भी माना गया है, और इसको क्या माना गया है? अप्रामाणिक भी माना गया है। इसलिए यहाँ पर जो ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं रासो साहित्य में, इनमें प्रामाणिकता में भी क्या है? संदेह है। अब यहाँ पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य में, इसमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अब ये डिंगल और पिंगल कौन सी भाषा आ गई भैया आपके सामने? डिंगल और पिंगल। यानी डिंगल भाषा कौन सी है? डिंगल भाषा में आप अपभ्रंश और किस भाषा का समावेश हो जाएगा? डिंगल भाषा में अपभ्रंश और राजस्थानी, इन दो भाषाओं के योग से कौन सी भाषा बनेगी? डिंगल भाषा बनेगी। और डिंगल भाषा में क्या होता था? डिंगल भाषा का प्रयोग कवि वीरता के लिए करता था, यानी युद्ध में जो कवि ने देखा है डिंगल भाषा में उसका प्रयोग करेगा। किसका? अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से बनती है डिंगल, और डिंगल का प्रयोग वीरता पूर्ण रचनाओं में किया जाता है। यानी जहां पर डिंगल भाषा देखने को मिलेगी वहां पर राजा की वीरता का वर्णन कवि करता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आती है पिंगल भाषा। अब ये पिंगल भाषा कौन सी है? पिंगल भाषा बनी है अपभ्रंश और किसके योग से बनी है? ये ब्रज भाषा के योग से बनी है। और पिंगल भाषा का प्रयोग कवि श्रृंगारिकता के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? श्रृंगारिकता के लिए। मैंने बताया डिंगल भाषा का प्रयोग कवि करता है वीरता के लिए, युद्ध के लिए, लेकिन पिंगल भाषा का प्रयोग कवि करेगा श्रृंगारिकता के लिए। जैसे पृथ्वीराज रासो में कौन है? पृथ्वीराज रासो में जो ये जयचंद और इसकी नायिका है पृथ्वीराज रासो की, मुझे अब माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन वहां पर कवि क्या कर रहा है? श्रृंगारिकता का वर्णन कर रहा है। और श्रृंगारिकता का वर्णन क्या है? पिंगल भाषा है, यानी कि एक तरह से नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है, उसमें तो कवि प्रयोग करेगा पिंगल भाषा का। लेकिन राजा की वीरता का, युद्ध का अतिशयोक्ति वर्णन करता है, वहां पर कवि प्रयोग करता है डिंगल भाषा का। डिंगल भाषा आपकी बनती है किसके योग से? अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से। और पिंगल भाषा बनती है अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से। ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना, एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं कि जैन रास काव्य धार्मिक दृष्टि से प्रधान था, परंतु रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक था। रासो ग्रंथों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है।
रासो काव्य के रचयिता राजाओं के चरित्र का वर्णन करते थे। रासो काव्य वीर रस प्रधान है। चारण कवियों के द्वारा ये लिखा गया है और आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा इसमें की गई है। युद्धों का यहाँ पर सजीव वर्णन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीयता क्या थी, संकुचित थी और शैली अपनाई गई है डिंगल और पिंगल। जो बातें मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ, सभी बातें यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। डिंगल शैली वीरता से संबंधित और पिंगल शैली यहाँ पर श्रृंगारिकता से संबंधित देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें लोक जीवन का क्या है, अभाव है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कवियों के द्वारा जो रासो साहित्य लिखा गया है, लोक जीवन का इसमें अभाव है और रासो साहित्य लिखा गया है ज्यादातर क्या है, प्रबंधात्मक काव्य रहा है। विषय में जानने से पूर्व रासो शब्द की उत्पत्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक है। यानी जो रासो ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे पहले आपको जानना जरूरी है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बना भी है और बनेगा भी। यानी जो रासो ग्रंथ लिखे गए हैं, तो रासो जो शब्द आपके सामने आया है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और आलोचक कहाँ से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, किस शब्द से मानते हैं, ये सब अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं गार्षा दत्तासी, क्योंकि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत इसी लेखक से होती है। गार्षा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। यहाँ पर जितने भी लेखक दिए गए हैं और उनके द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो गार्षा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी है, राजसूय से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहाँ से मानते हैं, रसायन से मानते हैं। जितने स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लेना, घोट कर पी लेना कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी है, रसायन शब्द से मानी है। अब ये रसायन शब्द से क्यों मानते हैं, हम विसलदेव रासो पढ़ेंगे जो नरपति नाहल्य के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक पंक्ति आती है, 1272 मझारी जेठ बदी नवी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो यहाँ पर जो रसायन शब्द आया है, नरपति नाल्य के द्वारा जो विसलदेव रासो लिखा गया है, यहाँ पर नाल्य के द्वारा रसायन शब्द का प्रयोग किया गया। तो उसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने जो रासो साहित्य की उत्पत्ति है, रासो शब्द की उत्पत्ति है, कहाँ से मान ली, रसायन से मान ली। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके सामने बने हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, रसायन से मानी है। किस ग्रंथ के आधार पर मानी है, विसलदेव रासो ग्रंथ के आधार पर मानी है। कौन सी पंक्ति विसलदेव रासो में आई है जिसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने रसायन रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अब यहाँ पे 1272 का स्पष्ट अर्थ बताते हैं कि 1212 है, यानी 1212 के आसपास क्या लिखा गया है, विसलदेव रासो लिखा गया है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये आलोचक भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी दशरथ ओझा और चंद्रबली पांडे किससे मानते हैं, रासक शब्द से मानते हैं। आप चंद्रबली पांडे और दशरथ ओझा को भले ही याद न रखो, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी एचपीडी को आपको याद रखना पड़ेगा कि इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी है, रासक शब्द से मानी है। अब ये नरोत्तम स्वामी आपके सामने आते हैं, ये किस शब्द से मानते हैं, रसिक शब्द से मानते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आप पृथ्वीराज रासो पढ़ते हो, आगे हम पढ़ेंगे, तो पृथ्वीराज रासो के लिए एक अलग अवधारणा कौन देंगे, नरोत्तम स्वामी। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी, रसिक शब्द से मानी है। आगे बढ़ते हैं, हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से मानी है। राम स्वरूप चतुर्वेदी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से मानते हैं, राउत से मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी डॉक्टर बच्चन सिंह कहाँ से मानते हैं, रास शब्द से मानते हैं। यहाँ पर 4-5 आलोचक आपको याद रखना पड़ेगा, गार्षा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह और राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, ये 5 आलोचक आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि 5 आलोचकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है।
डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु यही रास साहित्य में रासो प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रित हो गया है। समझने की कोशिश करना बेटा कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कह दिया कि जो जैन है या रास साहित्य है, ये क्या है, सांप्रदायिक है, किंतु जब यही जैन या जो चरित्र काव्य लिखे गए हैं फागु शैली में लिखे गए हैं, यही फिर आगे चलकर क्या हो जाते हैं, इसमें इनमें श्रृंगारिकता और वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। यानी श्रृंगारिकता और जो वीरता है इसमें मिक्स हो जाती है, मिश्रित हो जाती है, और यही क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, ये रासो साहित्य हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने बताया है ना कि डॉक्टर बच्चन सिंह रासो शब्द की उत्पत्ति रास से मानते हैं, तो ये इसीलिए मानते हैं रास से। उम्मीद करती हूँ कि समझ गए होंगे। आगे चले, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध होता है पृथ्वीराज रासो है, और वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक मिलती है, वह कौन सी बताते हैं, विश्वदेव रासो बताते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध होता है वो तो कौन सा बताते हैं, पृथ्वीराज रासो, लेकिन वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल ने बताई है, विश्वदेव रासो। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा बताती हूँ। एग्जामिनर पूछ लेगा कि विश्वदेव रामचंद्र शुक्ल के द्वारा विश्वदेव रासो को क्या माना गया है, गय काव्य माना गया है, वीर काव्य माना गया है, या वीरता पूर्ण काव्य माना गया है, या एक ऑप्शन और आपके एग्जाम में दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल ने विश्वदेव रासो को क्या कहा है, वीर गीत कहा है। अब क्यों कहा है इसको वीर गीत, क्योंकि विश्वदेव रासो में नरपति नाल्य के द्वारा जो विग्रह राज तृतीय या विग्रह राज चतुर्थ, इसमें जो नायक हैं उनका मूल नाम क्या बताया गया है, विश्वदेव रासो ही इसमें नायक हैं, और इन्हीं का मूल नाम रामचंद्र शुक्ल तो बताते हैं विग्रह राज तृतीय, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह बताते हैं विग्रह राज चतुर्थ। इसमें क्या बताते हैं कि इसमें बताया गया है कि ये जो रासो ग्रंथ है ये 4 भागों में विभाजित है, जिसमें एक तो आता है राजमती, और जो विश्वदेव रासो है इनके बारे में ही ये चारों खंड बताए गए हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या बताया है, वीर गीत कहा है, और प्राचीन पुस्तक कौन सी बताते हैं, पृथ्वीराज रासो, जो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अब रासो साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, खुमान रासो, विश्वदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, हमीर रासो, विजयपाल रासो और श्रीधर के द्वारा लिखा गया है रणमल छंद। ये आपको रासो साहित्य में, रासो ग्रंथों में आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुमान रासो की। खुमान रासो जो कि दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। खुमान रासो के कवि कौन है, दलपति विजय। नायिका भेद सट ऋतु वर्णन आपको इसमें मिलेगा। इसकी प्रति पुनः संग्रहालय में क्या है, सुरक्षित है। 5000 छंदों का ये विशाल काव्य है, और राजस्थानी डिंगल शैली, रस वीर रस प्रधान रचना, श्रृंगारिकता का वर्णन, और वर्ण विषय इसका क्या है कि बप्पा रावल से लेकर राज सिंह का वर्णन, चित्तौड़ के शासक खुमान व बगदाद के खलीफा अल मामू के युद्धों का इसमें वर्णन है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एक तो ये राजस्थानी डिंगल शैली में लिखा गया, दूसरा इसमें 5000 छंद है, तीसरा बता दिए ये पुणे संग्रहालय में इसकी प्रति सुरक्षित है, इसमें वीर रस का प्रयोग है, साथ में श्रृंगारिकता भी है। और इसका जो वर्ण विषय है यानी कि विषय वस्तु क्या बताई है कि बप्पा रावल से लेकर खुमान व बगदाद के जो खलीफा अल मामू के युद्धों का क्या है इसमें वर्णन है, और इसमें खुमान के द्वारा लड़े गए 24 युद्धों का वर्णन है। ये 24 युद्ध आपको याद रखने हैं, आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन बना है। बात करें आगे, इसकी एक प्रसिद्ध पंक्ति आपसे पूछी जाती है कि पीयू चित्तौड़ ने आमू सावन पहली तीज, जो वे बाट विरहणे खिण खिण आवे खिज। ये किसकी पंक्ति है, ये आपके जो कौन सा रासो करवा रही हूं अब मैं, खुमान रासो। रामचंद्र शुक्ल इसको अधूरी रचना मानते हैं। अब क्यों मानते हैं अधूरी रचना, पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में 3 खुमानों का जिक्र करते हैं। जब आप रीतिकाल पढ़ते हो तो वहां पर 3 किसका जिक्र करेंगे, आलम का जिक्र करेंगे। 2 तो बताते हैं, एक तो बताते हैं बुंदेलखंड के, और 2 और बताते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के जो आलम है वही क्या है, आलम के असली रचयिता है। उसी प्रकार से
खुमान रासों में जो खुमान आते हैं, इसके बारे में भी कहते हैं कि 3 खुमान हमारे सामने आते हैं, जिसमें पहले का समय बताते हैं 810 से 865 विक्रम संवत। जो दूसरा खुमान आता है, इसका समय बताया गया है 870 से 900 विक्रम संवत। और जो तीसरा खुमान आता है, इसका समय बताते हैं 965 से 990। लेकिन खुमान रासों में जो द्वितीय खुमान आता है, जिसका समय 870 से 900 विक्रम संवत है, यही क्या है, असली खुमान रासो है। खुमान रासो के अंतर्गत ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, नोट कर लेना। अब हम पढ़ेंगे बिसलदेव रासो। वेरी इंटरेस्टिंग रासो है भाई बिसलदेव रासो। देखो, बिसलदेव रासो नरपति नाल्ले के द्वारा लिखा गया है। इसके कवि कौन है? नरपति नाल्ले। 1212 विक्रम संवत ऊपर बता दिया था ना मैंने कि 1272 शब्द का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल किसके लिए करते हैं? 1212 विक्रम संवत के लिए करते हैं। इस ग्रंथ में 4 खंड आते हैं और 2000 चरणों में क्या है, ये ग्रंथ विभाजित है। खुमान रासो है 5000 चरणों में, बिसलदेव रासो है 2000 चरणों में। बिसलदेव रासो में विग्रह राज इनका दूसरा नाम आया है। ये नाम नोट कर लेना, पूछा जा सकता है कि बिसलदेव रासो का मूल नाम क्या है? विग्रह राज है। दूसरा नाम आया है इनका कौन सा? विग्रह राज। वह कौन से विग्रह राज? तृतीय थे या चतुर्थ थे? शुक्ल विग्रह राज चतुर्थ को मानते हैं और उसका समय 1220 विक्रम के आसपास मानते हैं। शुक्ल चतुर्थ को नहीं मानते भाई, तृतीय को मानते हैं। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, शुक्ल तृतीय को मानते हैं, ठीक है, नोट कर लेना। शुक्ल मानते हैं तृतीय को, डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं चतुर्थ को, और समय बताया है 1220 विक्रम के आसपास। रासो परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ क्या है? बिसलदेव रासो। और रासो ग्रंथों का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। अब 2 पॉइंट आपके सामने आए हैं। रासो परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ तो बता दिया बिसलदेव रासो, लेकिन रासो ग्रंथों का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पर पृथ्वीराज रासो। दोनों ही क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रासो परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ 2 बताए गए हैं भाई। एक तो बताया गया है बिसलदेव रासो जो परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है, और रासो ग्रंथों का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। एक शब्द का डिफरेंस है बस, परंपरा का। परंपरा की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो कौन सा है? बिसलदेव रासो, और वैसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और वीर गीत की संख्या इस ग्रंथ को किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई है। इसको डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? गय काव्य की संज्ञा दी है। गय काव्य तो मानेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह, और वीर गीत कौन मानते हैं? मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका समय 12वीं शताब्दी बताया है। वर्तमान शोध के अनुसार 11वीं शताब्दी यही सर्वमान्य मत है, और नागरी प्रचारणी सभा काशी इसका समय 1136 मानती है। लेकिन अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे सामने आया है, अभी मैं लाइब्रेरी में 2-3 दिन पहले ही पुस्तक पढ़ रही थी बिसलदेव रासो से संबंधित है, तो उसमें एक थीसिस में सामने आया मेरे कि जो ये भिवानी साइड है हमारे हरियाणा में, वहां पर क्या है, बिसलदेव रासो की प्रामाणिकता जो है वो सिद्ध हुई है। यानी बिसलदेव रासो एक तरह से हमारे हरियाणा से ही क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। जैसे कि पुष्पदंत आते हैं, पुष्पदंत जो है वो जो हमारा जो रोहतक है उस वहां पर एक स्थल बोहर आता है, स्थल बोहर करके गांव का नाम है शायद, वहां पर पुष्पदंत का जन्म बताया गया है। रिसर्च में अभी रिसेंट ये सामने आया है। उसी प्रकार से तो ये बिसलदेव रासो है, ये हमारे भिवानी साइड का जो एरिया है वहां पर इसका जन्म बताया गया है। बिसलदेव रासो का नायक कौन है? बिसलदेव तृतीय। बिसलदेव रासो का नायक कौन है? बिसलदेव तृतीय है। लेकिन बिसलदेव जो विग्रह राज चतुर्थ भी क्या है, इसका दूसरा नाम है। रामचंद्र शुक्ल तो तृतीय को मानेंगे, बार बार मैं बता रही हूँ बेटा, रामचंद्र शुक्ल तो तृतीय को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह किसको मानते हैं? विग्रह राज चतुर्थ को मानते हैं। बिसलदेव के पिता अर्णव राजा या आना है। नायिका इसमें मालवती मालव के शासक भोज परमार की पुत्री है, ये नायिका का नाम याद रखना है। और विग्रह राज जो चतुर्थ है या बिसलदेव रासो है, इनके पिता का नाम भी आपको याद रखना है, अर्णव राज या आना है। अब इसमें जो 4 खंड आए हैं ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पहला खंड आता है इसमें बताया गया है कि मालव के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बिसलदेव का विवाह होना।
पहले में क्या है, राजमती और बिसलदेव का विवाह है। दूसरे खंड में बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और वहां पर 1 वर्ष तक रहना। अगर मैंने आप लोगों को कल के वीडियो लेक्चर में, अगर आपको ध्यान है, मैंने बताया हो कि पृथ्वीराज रासो जो है उसका, आई थिंक मैंने अभी तक नहीं बताया है, अभी बता देती हूँ। देखो, पृथ्वीराज रासो में जो 12 मासा का वर्णन किया गया है, कहां से शुरू होता है, आषाढ़ मास से। लेकिन बिसलदेव रासो में जो 12 मासा का वर्णन कहां से शुरू होता है, कौन से महीने से शुरू होता है, ये यहीं पर नोट कर लेना बेटा, ये कार्तिक मास से शुरू होता है। दोनों में डिफरेंस रखना है। पृथ्वीराज रासो में आषाढ़ मास से और बिसलदेव रासो में कार्तिक मास से क्या है, 12 मासा की शुरुआत होती है। तो जो दूसरा खंड दिया गया है, इसमें जो राजमती से रूठकर कौन, बिसलदेव उड़ीसा चले जाएंगे और वहां पर 1 वर्ष रहते हैं। कितने वर्ष रहते हैं, 1 वर्ष, यानी कि 12 महीने वहां पर रहते हैं। फिर तीसरे खंड में बताया गया है कि राजमती का विरह वर्णन है और बिसलदेव का उड़ीसा से लौटना है। 2 पॉइंट है यहाँ पर, बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है, लेकिन मैं कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। जो तीसरा खंड आता है, इसमें राजमती का विरह वर्णन है, लेकिन साथ में बिसलदेव कहां से लौटते हैं, उड़ीसा से लौटते हैं। दूसरे में तो उड़ीसा में जाएंगे और तीसरे में उड़ीसा से वापस लौटेंगे। और जो चौथा खंड दिया गया है, इसमें राजमती और बिसलदेव का क्या है, मिलन है। यानी जो भोज की पुत्री है, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लीवा ले जाना तथा बिसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ लाना। यानी कि चौथे खंड में बता दिया कि दोनों का मिलन है। देखो, सिंपल भाषा में समझाती हूँ। पहले खंड में तो क्या है, बिसलदेव जो है विग्रहराज तृतीय या चतुर्थ है और राजमती है उनका विवाह है। दूसरे में क्या है कि बिसलदेव राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं, 1 वर्ष वहां पर रहते हैं। तीसरे खंड में फिर राजमती का विरह वर्णन है और बिसलदेव का उड़ीसा से लौटना है। चौथे खंड में फिर राजमती और जो बिसलदेव है उनका मिलन है। दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है। कड़वा बोल बोलस ने नारी, ये पंक्ति आपसे पूछी गई है। कड़वा बोल बोलस ने नारी किस ग्रंथ की पंक्ति है, तो ये बिसलदेव रासो की क्या है, पंक्ति है। माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों में इस ग्रंथ को प्रकाशित करवाया था। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों में इस ग्रंथ को प्रकाशित करवाया। हिंदी में 12 मासा का प्रथम ग्रंथ कार्तिक मास शैली कौन सी है, पिंगल। और पिंगल शैली मैंने ऊपर बताया था कि पिंगल शैली जहां पर देखने को मिलेगी, श्रृंगारिकता का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि नायक और नायिका का जो प्रेम है, उनका जो विरह है या उनका जो संयोग है, श्रृंगार है, वियोग है, जो भी है, तो आपको प्रेम से संबंधित जो कथावली मिलेगी आपको, किस मतलब क्या है, उसमें पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। तो भाषा कौन सी है, इसमें पिंगल शैली का प्रयोग है, अपभ्रंश और ब्रज भाषा है। वैसे तो भाषा इसमें राजस्थानी है, भाषा कौन सी है इसमें, राजस्थानी, लेकिन शैली पूछ ली जाए तो कौन सी है, पिंगल है। और नरपति नाला ने इस ग्रंथ को क्या कहा है, स्त्री रसायन कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेघदूत और संदेश रासक की कथा मिलती है। संदेश रासक किसने लिखा है, अब्दुल रहमान ने, जिसको हिंदी का पहला कवि कौन मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। संदेश रासक क्या है, एक खंड काव्य है। और रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ के बारे में कहते हैं कि यह घटनात्मक काव्य नहीं, वर्णनात्मक काव्य है। यानी कि इसमें सिर्फ वर्णन किया गया है, घटना इसमें कोई भी नहीं है। घटना का मतलब क्या है कि इसमें न तो युद्ध का वर्णन है, न राजा की अतिशयोक्ति शैली का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है, बल्कि इसमें तो सिर्फ वर्णन किया गया। 4 खंडों में ये ग्रंथ विभाजित कर दिया, और पहले खंड में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, ये सब इसमें बताया गया है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बिसलदेव का विवाह होना और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहले बात तो कल्पना प्रस्तुत प्रतीत होती है। ऊपर हमने किया था ना कि जो रासो साहित्य है इसमें प्रामाणिकता में संदेह है, तो वही बात यहाँ पर आ जाती है कि कवि ने यहाँ पर कल्पना का प्रयोग किया है। कहाँ पर किया है, बिसलदेव का जो विवाह है उसमें कवि ने कल्पना का प्रयोग कर दिया। भाषा की परीक्षा करते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल।
यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी लाइनें आई हैं, आपके सामने कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन बने हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर नगेंद्र फिर बताते हैं कि संदेश रासक के समान विसलदेव रासों की भाव भूमि भी प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से क्या है? सरस है। ये कौन कहते हैं? ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। किसके बारे में? विसलदेव रासों के बारे में ये सब कहते हैं। तो ये था भाई आपका रासो साहित्य, जिसमें मैंने खुमान रासो और विसलदेव रासो को बिल्कुल डिटेल में करवा दिया है। अगर खुमान रासो और विसलदेव रासो से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं और उन नोट्सों को अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं, तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी मैटर हमें एक जगह उपलब्ध हो जाए, तो टीचिंग गोल्स ऐप के साथ जुड़ सकते हैं और वहां पर आप मेरे साथ जुड़कर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एस्टेट का सर्टिफिकेट हाथ में ले सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। टीचिंग गोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और पूरा कोर्स पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।